बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग कार्बन्स कंपाउंड का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कार्बन के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, जिसमें कार्बन का टाइप, नेचर और बॉन्डिंग कैपेसिटी वगैरह, जिसमें वैलेंसी ले लिया और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जैसे कैटिनेशन लिया था, पॉलीमराइजेशन लिया था, आइसोमेरिज्म लिया था और एलोट्रॉपिक फॉर्म लिया था। तो आज हम लोग कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि हम लोग एलोट्रॉप्स कहते किसको हैं। एलोट्रॉप्स, देखिए डिफिनेशन ये है, डिफरेंट form of element that has same chemical properties but different physical property। यानी एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में पाया जाना, और वो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रखेगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होगा, उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के पीछे रीज़न क्या है? तो सेम एलिमेंट, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको। सेम नेचर ऑफ एटम या एलिमेंट। अब कार्बन अगर है तो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होंगे, यानी सिर्फ कार्बन कार्बन का लिंकेज होगा। अगर हम लोग सल्फर का एलोट्रॉप्स पढ़ें तो सल्फर का ही लिंकेज आपस में होगा, सल्फर 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 करके लिंकेज होगा और उसके एक एलोट्रॉप्स बनेंगे। फास्फोरस के अगर हम एलोट्रॉप्स पढ़ें तो वहाँ सिर्फ फास्फोरस का आपस में लिंकेज होगा, यानी सल्फर के एलोट्रॉप्स सिर्फ सल्फर एलिमेंट के बने हुए हैं, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स सिर्फ फास्फोरस के बने हुए हैं। उसी तरह से कार्बन के सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं। तो जितने भी एलोट्रॉप्स हैं वो सेम एलिमेंट से बनने की वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस इसलिए आता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है। स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जबकि एटम के या एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट का नेचर बताता है केमिकल प्रॉपर्टी को और स्ट्रक्चर बताता है फिजिकल प्रॉपर्टी को और नेचर बताता है केमिकल प्रॉपर्टी को। तो चूंकि नेचर सेम था तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंस। यहाँ पे एक सवाल बच्चों के जहन में आता है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कंपाउंड के लिए है और आइसोमेरिज्म के अंदर मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। पहला डिफरेंस एलोट्रॉप्स और आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है कि आइसोमेरिज्म जो है बेटा वो कंपाउंड के लिए है। आइसोमेरिज्म ये वैलिड कहाँ है? कंपाउंड में, कंपाउंड में। ठीक है, आगे सुनो। एक फॉर्मूला है C4H10 जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। तो ये एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका नाम ब्यूटेन है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ब्यूटेन है। अब इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। नेचर में अगर हमने देखा तो पहला स्ट्रक्चर हमने पाया इसका इस तरीके से, लीनियर टाइप का। एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर नेक्स्ट कार्बन के साथ 2, फिर नेक्स्ट के साथ 2, फिर नेक्स्ट के साथ 3, तो टोटल 4 कार्बन
चारों ने 4-4 बॉन्ड बनाए हैं और टोटल 10 हाइड्रोजन। दूसरा स्ट्रक्चर ये बताया था कि मान लो कहीं पर का एक कार्बन नीचे आ गया ब्रांच फॉर्म में, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसी को कहते थे कि कार्बन ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो ये हम लोगों ने बना लिया दूसरा स्ट्रक्चर। तो इसी ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर हैं। तो अब मैं जो चीज़ मुझे सेम दिख रही है मैं वो लिख दे रहा हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा? तो मुझे सेम दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 10। इसी को मिलाकर कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में क्या कार्बन का टोटल नंबर 4 है और हाइड्रोजन का टोटल नंबर 10 है। अरेंजमेंट भले अलग अलग हों लेकिन सबको अगर आप देखें पूरे मॉलिक्यूल को, तो पूरे मॉलिक्यूल में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो सेम क्या है? नंबर। और इसी नंबर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। सिर्फ नंबर सेम नहीं है, नेचर भी सेम है बेटा। तो नंबर और नेचर ऑफ एटम, एटम का नेचर भी सेम है। ऐसा नहीं है कि यहां कार्बन था तो यहां 4 कार्बन की जगह पे 4 नाइट्रोजन हो जाते, या 4 कार्बन था तो यहां पे 4 फास्फोरस हो जाते, या 4 सिलिकॉन हो जाते, नहीं। या ऊपर 10 हाइड्रोजन है नीचे 10 क्लोरीन हो जाते, ऐसा नहीं है। एटम का नेचर सेम होगा, 4 कार्बन तो 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन तो 10 हाइड्रोजन। यानी जो कंपाउंड आप देख रहे हैं उसमें नंबर और नेचर दोनों सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है बेटा। जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होगा? तो जवाब है हाँ, फिजिकल में डिफरेंसेस होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम नंबर, नेचर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो सिमिलरिटी क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रॉप्स की, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म की। ये पॉइंट एक सेम हुआ। दूसरा सेम पॉइंट क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी सेम, यहां पर भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। डिफरेंसेस क्या है? वहां सिर्फ एलिमेंट लिया जा रहा है, यानी यहां पे सिर्फ कार्बन लिया जाएगा, हाइड्रोजन नहीं लिया जाएगा, ओनली कार्बन। यहां पे कंपाउंड लिया जा रहा है, वहां एलिमेंट, यहां कंपाउंड। ये बेसिक डिफरेंस है एलोट्रॉप्स और आइसोमेरिज्म में। दूसरा डिफरेंस जो थोड़ा एडवांस लेवल पर है वो भी समझाते हैं आपको। आइसोमेरिज्म में ज़रूरी नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आइसोमेरिज्म जो हमें पढ़ना है 10th लेवल पर, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी अगर हम देखें तो हम लोग चैन आइसोमर को पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कोई पढ़ा देता है आपको 10th में तो पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा देता है। लेकिन क्या आपको मालूम कि जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ साथ स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, या यूँ समझिए कि स्ट्रक्चरल में सिर्फ चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ना है। यानी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से एल्कोहल और ईथर दोनों एक्सप्रेस किए जाते हैं, और एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ईथर की बिल्कुल अलग है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले से एल्डिहाइड और कीटोन एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं बोलेंगे। आइसोमेरिज्म का कहेंगे मे बी सेम मे नॉट बी सेम, हालांकि नेचर और नंबर दोनों सेम होगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर और नेचर दोनों से बनता है। तो आइसोमेरिज्म में टोटल नंबर ऑफ एटम एंड नेचर ऑफ एटम दोनों कंजर्व है, कांस्टेंट है, उसके बावजूद केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर सकती है।
मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, और स्ट्रक्चर अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगी ही होगी। तो आइसोमेरिज्म अपने आप में एक टिपिकल टॉपिक हो जाता है हायर क्लास में जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो। लेकिन अभी आप अपने लेवल तक अगर बात करें तो आप सिंपल सा डिफरेंस समझें कंपाउंड और एलिमेंट का। अगर एलिमेंट में स्ट्रक्चर अलग अलग है तो एलोट्रॉप, और अगर कंपाउंड में स्ट्रक्चर अलग अलग है तो आइसोमेरिज्म। बस इतनी सी बात है स्टार्टिंग के लेवल पर। खैर, तो हम लोग वापस आते हैं, एलोट्रॉप्स फॉर्म पढ़ रहे थे। तो अब बताइए, एलोट्रॉप्स में हमने ये पढ़ा कि सेम एलिमेंट होना चाहिए और उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेम एलिमेंट होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम था और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर था। तो हमें चूंकि कार्बन कंपाउंड में कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कार्बन एग्जिस्ट करता है इस 3 फॉर्म में। पहला फॉर्म है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, और तीसरा है फ्लोरीन। ये मेनली 3 टाइप्स हैं, सिर्फ 3 ही नहीं होते, 3 से ज़्यादा होते। मेनली हमारे कोर्स में यही 3 पढ़ना है कि डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है और फ्लोरीन क्या है। तो डायमंड के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको लिख देता हूँ। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में एक है डायमंड। हालांकि कहते हैं डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड है इनेमल, जो टिथ में होता है, और वाइट पोर्शन दांत का जो होता है उसे इनेमल कहते हैं। वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो डायमंड से भी हार्ड होता है। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस या सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ओवरऑल अगर देखें तो डायमंड काफ़ी हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर एक शाइनिंग सरफेस होता है जो कि एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन पार्ट हो गया। शाइनिंग सरफेस होता है, चमकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कार्बन, ये कार्बन ही है, कार्बन के एक एलोट्रॉप्स हैं जो शाइनिंग करते हैं, जिसके अंदर लस्चर होता है। शाइनिंग सरफेस मीन्स लस्चर। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन हो गया है नॉन मेटल के अंदर। नॉन मेटल का अपीयरेंस डल होना चाहिए था, बट बहरहाल ये लस्चर होता है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया, ट्रांसपेरेंट है और लस्चर है। दूसरी बात, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो चार्ज जब फ्री नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन ये है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो कर गया, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है एम्पियर में। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ताकि वो मूव करे। तो इसीलिए याद रखिएगा, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मगर डायमंड के अंदर, इसी में मैं लिख रहा हूं डायमंड में ऊपर, डायमंड साइड में, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी इलेक्ट्रिसिटी भले इससे पास न होती हो लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाता है, हीट पास कर जाता है। तो डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को हम लोग थर्मल भी कहते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, शोज थर्मल कंडक्टिविटी। कौन? डायमंड। उसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर पे अब आएंगे ताकि पता चले क्यों कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो कहेंगे ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन। एक कार्बन 4 अलग कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो ये है डायमंड की कहानी। ग्रेफाइट पे आने से पहले मैं डायमंड का आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं। ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। यही है शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसी को शॉर्टकट में अगर हम बनाएं तो ये एक कार्बन है जो सेंटर में है, एक कार्बन जो है वो आपका यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करें, सारे सराउंडिंग एटम को वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, चूंकि इन पे मास होता है, इन सबको आपस में जोड़ दें, कनेक्ट कर दें सबको सबसे, सबको सबसे। ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जोड़ा है, जो कि वीक फोर्स होता है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखलाया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये अपीयर होगा टेट्राहेड्रल जैसा। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है, याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन। तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरी बात, चूंकि चारों कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत हार्ड है, कहीं पे फ्री स्पेस है ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसमें। तो कार्बन का स्ट्रक्चर जब टेट्राहेड्रल हो जाए तो समझ जाएंगे डायमंड है। और दूसरी बात, हम लोग चूंकि लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में ही आ रहा हूं, हर एक कार्बन को पढ़ना चाहता हूं। ईच कार्बन, हर कार्बन आपको कैसा दिख रहा है? नंबर 1, क्या sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, नो पाई बॉन्ड, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मीन्स 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, मीन्स 0 फ्री इलेक्ट्रॉन या नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया, 4 सिग्मा बॉन्ड, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब sp3 मीन्स नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर को ही कहते हैं 3D स्ट्रक्चर। नॉन प्लेनर मीन्स 3D स्ट्रक्चर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायमंड में। इसी वजह से डायमंड हार्डेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और साथ में हर कार्बन 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, जिसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास डायमंड का, और इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं है कि कितने होंगे आइसोमेरिज्म में। और इसमें एक डिफरेंस ये भी है, आइसोमेरिज्म में नंबर फिक्स होता है, यहाँ नंबर फिक्स नहीं है। ये इस तरीके से आप लंबा लंबा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया।
अब इसी में आप आगे फर्दर ड्रॉ कर सकते थे स्ट्रक्चर। ये तो एक हमने बनाया, अगला मान लीजिए ये। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके हम लोग देखते चले जाएंगे। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बनते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर आकर बनाते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होता चला जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते चले जाएंगे। ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन्स। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होता चला जाएगा। यही डायमंड का है। तो कुछ पॉइंट्स डायमंड के आप जहन में रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो डायमंड के बारे में तकरीबन सारे पॉइंट्स हो गए। ग्रेफाइट के बारे में अगर हम लोग देखें, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। स्मूथ होने की वजह से स्लिपरी नेचर का है, स्लिपरी नेचर का है। अच्छा, डायमंड का मैं भूल गया बताना आपको। डायमंड हार्ड होता है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ग्लास कटर के रूप में। ग्लास को काटने उठने में हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कटिंग मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे हर चीज़ कट जाती है, क्योंकि वो हार्डेस्ट है। तो एक तो ग्रेफाइट का आगे चल के हम लोग यूज़ पढ़ेंगे, लेकिन पहला यूज़ तो आप जानिए डायमंड का क्या है। तो ग्लास कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लोग चूँकि ट्रांसपेरेंट होता है तो यूज़ करते हैं ज्वेलरीज वगैरह में भी। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी नेचर का है, लेकिन ये ब्लैक है। ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि ओपेक नेचर का है, यानी ये ब्लैक है, बिल्कुल डार्क ब्लैक। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंसिल की जो निब होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंसिल की जो निब है उसमें ब्लैक कलर का जो आप पार्ट देखते हैं जिससे लिखा जाता है वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। ओपेक होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी इससे हीट पास नहीं करता, बिल्कुल ओपेक है। लेकिन इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और चार्ज स्पेसीज जब भी मूव करेगा बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ओपेक था इसीलिए बैड कंडक्टर है। अगर ट्रांसपेरेंट होता डायमंड की तरह तो ये भी गुड कंडक्टर हो जाता। तो ये दोनों बिल्कुल रिवर्स है डायमंड का। डायमंड हीट के लिए गुड कंडक्टर था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर था। ग्रेफाइट हीट के लिए बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने देख लिए। दूसरी बात, अगर आप स्ट्रक्चर पे आते हैं तो आप पाएंगे कि ईच कार्बन फॉर्म 3 bond with another carbon in its hexagonal array या लेयर। एक हेक्सागोनल एरे बनेगा या लेयर बनेगा, उसमें 3
कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता था, लेकिन वो बना रहा है 4 में से 3 ही बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन इज फ्री टू मूव। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और शायद यही वजह है कि ये लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करता है। यही इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से आपको 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट मिलता है। पहला कॉन्सेप्ट तो मिलता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और दूसरा मिलता है इसी में लेयर फॉर्मेशन, और इसी लेयर फॉर्मेशन की वजह से ये सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट इन नेचर या स्लिपरी नेचर का होता है। क्लियर? तो अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करें तो आप देखिए ये इस तरीके से होता है कि ये एक कार्बन है, अब इससे जुड़ा हुआ होगा 6 कार्बन इसी हेक्सागोनल एरे में, लेकिन हर कार्बन से जुड़े हुए सिर्फ 3 हैं। आप देखें इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, आप देखें क्या आपको इससे जुड़ा हुआ 2 दिख रहा है? अब आगे मैं बताता हूं, इसी में हेक्सागोनल अरे बन रहा है। इस तरह से ये लंबे लंबे चेन बनते हैं। आप सिर्फ इस कार्बन को फोकस करें तो आप ये पाएंगे कि ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका, 1 2 1 3। इस कार्बन को देखें 3 बॉन्ड बना चुका, 1 2 3। इस कार्बन को देखें 1 2 3। इस तरह से आगे भी बढ़ता रहेगा। मैंने कुछ हेक्सागोनल एरे आपके सामने बना दिया। तो ये एक लेयर है, एक लेयर में हर कार्बन हेक्सागोनल शीट बनाता है जिसमें ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन्स। आप देखें खास तौर से ये 3 कार्बन जो मैंने दिखलाए हैं वो जुड़े हुए हैं 3 से। इसको देखिए 1 से 2 से 3 से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखलाए हैं, ये भी इस तरह से हेक्सागोनल बनता चला जाएगा, सब 3-3 से जुड़ते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा देते हैं आपको कि ये हेक्सागोनल एरे बनता है। तो अब ये भी 3-3 बॉन्ड बनाने लगा, एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ। इसी तरीके से ये, तो ये हेक्सागोनल एरे है जो बनाता है। अच्छा, अब एक स्ट्रक्चर तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। मान लो यही, थोड़ा सा गैप देकर, क्योंकि नेक्स्ट लेयर है इसलिए कुछ गैप देकर ये 6 हो गए। यहां पर भी ऐसे ही एक लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, बिल्कुल ऊपर की तरह नीचे है। अब देखो ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, या तो वो
ऐसा कहा जाता है कि पाई बॉन्ड बनाता है। अब पाई बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं, डिसलोकेट होते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपको पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है या रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, तो आप ये जाने कि होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, यानी ये वाला इसके साथ एक तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लेयर फॉर्मेशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। चौथे इलेक्ट्रॉन्स का तो आप देखें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसके सारे इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला इस वाले के करस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके, जो जैसा होगा उसके करस्पॉन्डिंग यही लेयर फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन असल में एक हेक्सागोनल एरे से दूसरे हेक्सागोनल एरे तक मूव करते हैं, जिसकी वजह से लेयर फॉर्मेशन होता जाता है शीट बाय शीट। इसलिए कहते हैं ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। चूंकि 3 ही बॉन्ड बनाया है, 3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, sp2 मतलब 2 एक्सिस, 2 एक्सिस मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि डायमंड एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। वहां हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। इसीलिए एलोट्रॉप्स पे आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सिखाया था, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, प्लेनर नॉन प्लेनर बताया था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया है और इसी वजह से इसको हम लोग लुब्रिकेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इसके स्लिपरी और सॉफ्ट नेचर होने की वजह से या लेयर फॉर्मेशन की वजह से। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग लुब्रिकेंट के फॉर्म में करते हैं, जबकि ग्लास कटिंग के फॉर्म में डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई। इसमें एक बात बड़ी कॉमन सी है, वो ये है ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये भी एक एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल। नॉन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं या नॉन मेटल खुद जो होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो कार्बन के ये कंपाउंड जो हैं या कार्बन खुद जो बना रहे हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये कोवेलेंट बॉन्डेड है, जो कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये ग्रेफाइट के बारे में हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ बता रहे हैं और ये सारे पॉइंट इनके स्ट्रक्चर से ही पता चल जाते हैं। लास्ट है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, फ्लोरीन। तीसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म है फ्लोरीन। फ्लोरीन इसके अंदर टोटल 60 कार्बन होते हैं। ये जो 60 मैंने लिखा है ये नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का जो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसमें कार्बन के 60 एटम प्रेजेंट होते हैं और ये 60 एटम, 60 एटम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। फुटबॉल देखने में आपको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसीलिए इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में याद रखिएगा 20 जो नंबर हैं वो नंबर हैं साइक्लोहेक्सेन के, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, और 12 जो हैं वो हैं पेंटागोनल स्ट्रक्चर, जिसको साइक्लोपेंटेन कहते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको फ्लोरीन का, कि एक पेंटागन के चारों तरफ हेक्सागन होता है। तो एक पेंटागन स्ट्रक्चर आप देखें,
जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, दिस इज अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर, दिस इज अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो साइक्लोपेंटेन से मुराद पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल, 5 कार्बनों का पेंटागोनल स्ट्रक्चर, जबकि साइक्लोहेक्सेन से मुराद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब इसमें आप देखें मैं हेक्सागोन बनाऊंगा, ये तो पेंटागोन बन गया, हेक्सागोन स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं मैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक 6 कार्बन, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उसी तरीके से इधर भी बना रहा हूं मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यहां पर भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। वन, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहां पर भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये लास्ट में है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो आप देखें एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है सिर्फ ये 5 मेंबर वाला, जबकि इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो दिस इज 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। तो ये इस तरह से बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होता है। ये भी 3D स्ट्रक्चर है। जब मैंने कहा फुटबॉल तो मीन्स 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है ये। और दूसरी बात आप देखें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एन का, एन का मतलब अल्केन, अल्केन मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 3D स्ट्रक्चर। तो ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारे कार्बन कॉमन होते हैं। अक्सर बच्चे मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि सर जब टोटल कार्बन 60 ही है तो आप 6 कार्बनों का रिंग बना रहे हैं 20, तो एक रिंग में 6 कार्बन, तो ऐसे ऐसे अगर 20 रिंग है तो 120 कार्बन तो अकेले यहीं पे हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि 5 मेंबर वाला भी एक रिंग है, उसके अंदर 5 कार्बन है एक रिंग में, तो ऐसे ऐसे 12 रिंग, तो 60 कार्बन यहाँ हो गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। असल में आप देखें यहीं पर तो एक 5 मेंबर रिंग है और 1, 2, 3, 4, 5, 5 मैंने बनाया आपको 6 मेंबर रिंग। तो आप क्या सोच रहे थे? आप सोच रहे थे अगर 6 एक रिंग में 6 है तो 5 में 30, और यहाँ एक 5 मेंबर है तो 5 कार्बन, ये 35 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं क्या आपको? अगर मैथमेटिकली सोचे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है बताता हूँ मैं नंबरिंग चलो कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, सब बार बार ले रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बाहर सब हो गए 15। चलो 16, 17, 18, 19, 20, मेरे ख्याल से सारे कार्बन हमने काउंट कर लिए, सारे कार्बन हमने काउंट कर लिए। देख लो कोई ऐसा कार्बन जो बच गया हो। तो आपने देखा सिर्फ 20 ही कार्बन आए, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, तो इसमें आने चाहिए थे 5 कार्बन, और 6 मेंबर के 5 रिंग है, तो 6 × 5 दैट इज 30 + 5, 35 आना चाहिए था, जबकि 20 रहा है। तो ये इस तरह से आते हैं कि कुछ रिंग्स कॉमन है। ये वाला कार्बन 5 मेंबर में भी काम, इसमें भी काउंट, इसमें भी काउंट, तीनों में काउंट। तो कुल मिलाकर इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है और पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है कि टोटल 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर मिलकर ये इस तरह से अपीयर होते हैं बेटा। यानी हर 5 मेंबर रिंग को घेरे हुआ है 6 मेंबर रिंग।
और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे अमेरिका में देखा गया, एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर है अमेरिका के अंदर जो बिल्कुल फ्लोरीन के या उस फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था। तो जो यूएस के अंदर स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उस स्ट्रक्चर को या उस डोम को नाम दिया गया था जियोस्टैटिक डोम। तो इसी जियोस्टैटिक डोम जैसा फ्लोरीन है, यानी फ्लोरीन रिजम्बल करता है, उसका स्ट्रक्चर होता है इस जैसा, जियोस्टैटिक डोम जैसा। तो अब सवाल ये उठा कि इस डोम को बनाया किसने था? तो एक आर्किटेक्ट है, उसका नाम है बकमिंस्टर। तो बकमिंस्टर ने ये दिया था, इसीलिए पूरा नाम अगर लिखें तो फ्लोरर, तो इसीलिए इसके नाम पर कई बार बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है इसको, यानी इसका नाम उस आर्किटेक्चर के नाम पर रखा गया है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो आपको इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस यही कि कार्बन 60 है, टोटल 60 कार्बन है, जिसमें से 12 जो हैं वो पेंटागोनल हैं, 20 जो हैं वो हेक्सागोनल हैं, 3D स्ट्रक्चर है, एक जियोस्टैटिक डोम यूएस में स्ट्रक्चर है, उस जैसा होता है, उसको बनाया था बकमिंस्टर फुलरर ने। उसी आर्किटेक्चर के नाम पर इस स्ट्रक्चर को या इस एलोट्रॉपिक फॉर्म को बकमिंस्टर फ्लोरीन भी नाम दिया गया है, या सिंपली कहें फ्लोरीन, या सिंपली कहें कार्बन 60। तो कार्बन के ये 3 आइसोटॉप हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं बेटा? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन उस कंपाउंड, अब हम लोगों ने एलिमेंट खत्म कर दिया, अब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, यानी कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब देखो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के, अगर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो 2 टाइप का, वैसे मैं बहुत तरह से कर सकता हूं, लेकिन एक कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन। ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर को कई बार ए साइक्लिक या एलिफैटिक भी नाम दिया गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं साइक्लिक या रिंग या क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन। यानी स्ट्रक्चर या तो ओपन हो या तो क्लोज्ड हो। अगर ओपन हुआ तो ए साइक्लिक, ए मतलब नॉट, साइक्लिक मतलब रिंग, रिंग नहीं होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओपन के ही नाम है बेटा। अब ओपन वाला भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ओपन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
and the second one is unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम ओलिफिन है या मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है पैराफिन या सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्डेड। ठीक, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आता है, दैट इज अल्केन, दैट इज अल्केन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर से दो हिस्सों में बढ़ता है, एक कहलाता है डबल बॉन्डेड दैट इज अल्कीन और एक कहलाता है ट्रिपल बॉन्डेड दैट इज अल्काइन, ट्रिपल बॉन्डेड इज अल्काइन। अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहीं पर पढ़ लेते हैं, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज़्यादा। अल्कीन का मतलब है कार्बन जितना हाइड्रोजन उसका ट्वाइस, और अल्काइन का मतलब है कार्बन जितना उसके दोगुने से दो कम हाइड्रोजन। तो ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन, तो ये हमेशा याद रखेंगे, यहां पर ऐसा होता है। अब जो रिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, रिंग भी अगर देखा जाए तो दो टाइप के आते हैं बेटा। एक कहलाता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब जो एलिसाइक्लिक है वो फिर से तीन टाइप का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तीन टाइप का, वैसे तो मैं इसको भी लिख सकता था दो टाइप। एलिसाइक्लिक भी दो टाइप का, चलो दो टाइप पहले लिखता हूं मैं, बिल्कुल वैसे ही, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है बेटा वो है साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, और जो अनसैचुरेटेड है वो फिर से दो हिस्सों में बटा है, दैट इज साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास। अच्छा, एरोमेटिक को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक बेंजीन या बेंजेनोइड लाइक स्ट्रक्चर, एक नॉन बेंजीन। एक बेंजीन, एक नॉन बेंजीन। एरोमेटिक उसको कहेंगे जिसमें एरोमा होगा, एक स्मेल होगा और बहुत सारी प्रॉपर्टी हक्कल फॉलो करेगा, वो सब हायर क्लास में है, प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे, तो उसको भी हम रहने देंगे। फिलहाल जानो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब के सब हैं ओपन स्ट्रक्चर या एसाइक्लिक या एलिफैटिक। रिंग में आएगा साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको देता चल रहा हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर का, ताकि आपको समझ में आए। वापस डिटेल में तो इसको पढ़ना ही है। तो अल्कीन का माने क्या है? अल्कीन के माने ये हैं, अल्कीन के माने ये हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में खाली सिंगल, चाहे ब्रांचिंग हो चाहे ब्रांचिंग ना हो, ओपन स्ट्रक्चर होगा।
कार्बन कार्बन के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पर डबल ट्रिपल बॉन्ड का सवाल ही नहीं होता। सिंगल बॉन्डेड स्पेसीज है कार्बन 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 के बीच में। और जो भी वैलेंसी बच गई है, जैसे ये कार्बन ने अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये मान के रखो कि बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। बाकी इसने जो भी बॉन्ड बनाए वो बना लिए कार्बन के साथ, अब जो बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये तो अल्केन का एक ओपन स्ट्रक्चर डायग्राम बना दिया हमने। अल्कीन जब हम लोग बात करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि अल्कीन में एक डबल बॉन्ड आना तय है, और एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। एक ही डबल बॉन्ड आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। ब्रांचिंग भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट डबल बॉन्ड तो आना ही है। डबल बॉन्ड विथ ब्रांचिंग, डबल बॉन्ड विदाउट ब्रांचिंग, कुछ भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड आना तय है, और डबल बॉन्ड एक ही रहेंगे, बाकी सब सिंगल रहेगा। डबल बॉन्ड एक ही रहेगा, बाकी सब सिंगल रहेगा। उसी तरीके से अल्काइन का अगर देखें तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और स्ट्रक्चर ओपन होंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, स्ट्रक्चर ओपन होगा। इसमें भी ब्रांचिंग आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी ब्रांचिंग आ सकता है। अगर आप देखें तो पूरे स्ट्रक्चर में एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सब सिंगल। अल्कीन में एक ही डबल, बाकी सब सिंगल। और अल्केन में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, जिसको एलिफैटिक, एसाइक्लिक या ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, डबल ट्रिपल, तो वो अनसैचुरेटेड है, ओलिफिन के कैटेगरी में है। अगर आपको सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो सैचुरेटेड के कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं रिंग की तरफ। बेटा मैंने कहा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब सिंपल सी बात है, अल्केन तो होगा। रिंग है इसलिए नाम के आगे साइक्लो वर्ड लगा है। साइक्लो मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो अब जरा देखो, अगर मैं साइक्लो अल्केन का तुमको स्ट्रक्चर बताऊं तो ये इस तरह से होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये रिंग, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसको हम लोग कई बार इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रायंगल बनाकर, जिसमें हर वर्टेक्स ये कंसीडर किया जाएगा कि कार्बन है। हर वर्टेक्स को कार्बन है और इनके बीच ये सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग 4 मेंबर रिंग बना सकते हैं, 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं, 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं। ये सब साइक्लो है, साइक्लो, और सब में सिंगल 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 बॉन्ड बनेगा। अच्छा, साइक्लो अल्कीन का अगर ताल्लुक है तो यही रिंग होगा, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगह रिंग होगा। अब देखिए, इसी में अगर हम आपको बताएं 4 मेंबर रिंग एक जगह डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, तो रिंग है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। तो रिंग के लिए साइक्लो, डबल बॉन्ड के लिए ईन। आइन में उसी तरीके से देखिए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 4 मेंबर रिंग, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 6 मेंबर रिंग, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। और बेंजीन का स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग होता है। ये 6 मेंबर रिंग है और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। नॉन बेंजीन बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, वो मैं लास्ट में लूँगा। फ्यूरेन है, पाइरॉल है, थाइमीन है, तो उसको हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का, जो हमें पढ़ना है एलोट्रॉप्स के बाद, कि हाइड्रोकार्बन क्या है भाई। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। तो हमें कार्बन्स कंपाउंड में 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। शुरू में तो कार्बन के बारे में जानना ही है, उसके बाद उसके एलोट्रॉपिक नेचर के बारे में 3 मेनली हैं, उन तीनों के डिफरेंसेस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद दूसरा पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, और तीसरा पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, के कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ आ जाए। तो हम उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। पहले हमने कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग पढ़ी, जिसको एलोट्रॉप्स कहा। फिर हम लोग आ गए कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन।
अब हाइड्रोकार्बन का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हम लोगों ने ये पाया कि कार्बन के अंदर चूंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती थी, तो वो कार्बन कार्बन के लंबे चेन बन सकते हैं, वो ब्रांचिंग में आ सकते हैं, वो रिंग में आ सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने इसी को देखते हुए दो हिस्सों में बांटा कि कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन बने लीनियर स्ट्रक्चर, क्लोज्ड ना हो या क्लोज्ड हो जाए। तो ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन के ही नाम है एसाइक्लिक या एलिफैटिक, और जो क्लोज्ड हैं उसी को रिंग कहते हैं या साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो ओपन है वो दो हिस्सों में बटा है, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम सैचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड का नाम अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड अल्केन है और मल्टीपल बॉन्ड दो हिस्सों में बटा, अल्कीन एंड अल्काइन। डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन। इनके फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखेंगे, CnH2n-2, CnH2n और CnH2n+2। उसके बाद आइए रिंग में देखा गया तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ बेटा, एक का नाम है एलिसाइक्लिक, एक का नाम है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा या हकल्स फॉलो नहीं करेगा या स्मेल नहीं होगा उसके अंदर, एरोमा जैसी खुशबू, प्लीजेंट स्मेल नहीं पाए जाएंगे, तो उसको एलिसाइक्लिक कहेंगे। एलिसाइक्लिक एलिफैटिक जैसा है, एलिफैटिक बस ओपन होता है, एलिसाइक्लिक बस क्लोज होता है, वरना एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक एक जैसा। एलिफैटिक दो हिस्सों में, एलिसाइक्लिक भी दो हिस्सों में, वहां ओपन है यहाँ क्लोज्ड है, बाकी सब कुछ सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड क्लोज्ड, डबल बॉन्ड क्लोज्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्लोज्ड। तो साइक्लो अल्केन अल्केन जैसा, अल्कीन साइक्लो अल्कीन जैसी, साइक्लो अल्काइन अल्काइन एक जैसा। तो ओपन रहेगा तो अल्केन अल्कीन अल्काइन एलिसाइक्लिक, और अगर एलिफैटिक, अगर हम लोग इधर देखें तो एलिसाइक्लिक, ये साइक्लिक है तो आएगा ही, तो एली फैटिक ओपन के लिए, साइक्लिक के लिए साइक्लिक। तो ये है क्लासिफिकेशन हमारा, और साथ में अलग से एक एरोमेटिक मैंने बताया, बेंजीन एंड नॉन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पूरा का पूरा हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। अब इससे पहले कि हम हाइड्रोकार्बन पर आएँ, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देते हैं, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्क। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो मैंने जितना स्ट्रक्चर बनाया है बेंजीन के अलावा, यानी एरोमेटिसिटी पर जाने से पहले, चाहे वो एलिफैटिक हो, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो, यानी ओपन स्ट्रक्चर हो या क्लोज स्ट्रक्चर हो, क्या मैंने सब में अल्क वर्ड लिया है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसमें वर्ड अल्क आया है। उसी तरीके से साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, उसमें वर्ड अल्क आया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्क? अल्क क्या है तो समझा जाए। अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, या सिंपली कहते हैं कार्बन काउंटिंग। कार्बन काउंटिंग, या तो आप कार्बन को गिने और गिनकर जो कार्बन की काउंटिंग होगी उसको हम अल्क कहेंगे। समवेयर इट इज ऑल्सो रिटर्न एज रूट वर्ड, इसको रूट वर्ड भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल आप सिर्फ फोकस करें, अल्क मतलब कार्बन की गिनती। अब मान लो हमने गिना और कार्बन आ गया 1 पीस, हमने गिना और कार्बन आ गया 2 पीस, हमने गिना और कार्बन आ गया 3 पीस। मुमकिन है कार्बन हमने गिना और कार्बन आ गया 4, या कार्बन आ गया 5, या कार्बन आ गया 6। यानी कार्बन गिन सकते हैं हम आसानी से। कार्बन हमने गिना और गिनकर बताएंगे कि इतना पीस कार्बन है, बता सकते हैं। तो जरा समझिए, अगर एक कार्बन है तो केमिस्ट्री की जबान में या अल्क की जबान में हम 1 कार्बन नहीं कहेंगे। अब भाई एक को क्या कहते हैं? एक, अव्वल, वाहिद, अकेला, तन्हा। 1 के लिए बहुत सारे नाम हैं, 1, मोनो। लेकिन
कार्बन जब एक पीस रहे तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे मिथ। मिथ, मिथ मीन्स वन कार्बन। अब आपको वन कार्बन नहीं बोलना, मिथ वर्ड बोलना है। मिथ मीन्स वन कार्बन। अगर 2 पीस कार्बन है बेटा तो इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है, ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने बोला ब्यूट, इसको बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट लिखते हैं BUT, बट लगता है लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे ब्यूट। मिथ इथ प्रोप ब्यूट। याद रखिए कोई भी साइंस की जबान, मैं हिंदी इंग्लिश काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी लैंग्वेज के काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस के काउंटिंग की बात कर रहा हूं। साइंस में सिर्फ 4 काउंटिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट या टॉपिक बाय टॉपिक बदलता है। जैसे 1 को मोनो कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 1 को यूनिट कहते हैं, ये सब लैंग्वेज है। 2 को डाई कहते हैं, बाई कहते हैं। 3 के लिए ट्राई वर्ड आता है, 3 वर्ड भी आता है। 4 टाइम्स है ना। 3 को ट्रायंगल वैंगल भी हम लोगों ने देखा है, थ्राइस। लेकिन 5 को दुनिया की हर जबान में पेंट बोलते हैं बेटा, पेंट। चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, पेंटागन। तो 5 के लिए वर्ड पेंट है, ये हमेशा याद रखेंगे। शुरू की 4 काउंटिंग कुछ भी हो सकती है। इवन केमिस्ट्री में हम देखेंगे 1 के लिए कार्बन अगर 1 है तभी मिथ कहेंगे, वरना 1 को हम लोग मोनो कहते हैं, 2 को हम लोग डाई कहते हैं, 4 को हम लोग टेट्रा कहते हैं, क्वाड कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं 4 के लिए, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपली ये देखेंगे कि 4 कार्बन की काउंटिंग याद रखेंगे। 1 कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। उसके बाद एक जनरल काउंटिंग हो गया है। कोई भी चीज़ 5 पीस रहेगी पेंट, कोई भी चीज़ 6 पीस रहेगी हेक्स, 7 पीस रहेगी हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, अनडेक, 12 के लिए डोडेक, डोडेक। वैसे ही अगर आपको थोड़ा और मैं आगे बढ़ा दूं, मान लीजिए 13 कार्बन है बेटा, 14 कार्बन है, 15 और लास्ट 16 कार्बन, या चलो 17 और 18 तक देख लेते हैं। 17 कार्बन एंड 18 कार्बन। अब बताओ 13 कार्बन को क्या कहेंगे? तो इसमें यूनिट डिजिट देखा जाता है, 3 फिर 1, 3 के लिए ट्राई, और ये 1 जो है एक्चुअली 10 है, 10 के लिए डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक। अब आप देखें 1 को यहाँ अन कहा गया, 2 को यहाँ डो कहा गया, लेकिन 1 के लिए यहाँ मिथ है, 2 के लिए यहाँ इथ है। ट्राई डेक, टेट्रा डेक, यहाँ 3 को वहाँ ट्राई कहा गया है, यहाँ प्रोप कहा गया है, 4 को ब्यूट कहा गया है, टेट्रा कहा गया है। तो हर जगह अलग अलग वर्ड है, याद रखेंगे। यहाँ पर 4 तक की काउंटिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन 5वें से सब सेम आ रहे हैं। 5 ऑक्सीजन होता तब भी उसको कहते पेंटा ऑक्साइड। अगर 5 कोई भी चीज़ होता हम बोलते पेंटा है या पेंट है। 15 है, पहले 5 के लिए लिखेंगे पेंट, अब ये 10 है तो लिखेंगे पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। 17 को, 18 के लिए 8 के लिए ऑक्ट, 10 के लिए डेक यानी ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। तो ये सबसे पहले तो आपको अल्क याद होना चाहिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से लेकर 10 तक तो आपको याद रखना ही है, 1 to 10। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। चाहे तो थोड़ा बहुत और याद रख सकते हैं, अनडेक, डोडेक, 12 तक, 13 के लिए ट्राई, टेट्रा, डेक, इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं आप। 12 10 तक तो आपको याद करना ही है। 10th में भी 4 बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, बार बार यही इस्तेमाल होंगे। तो अल्क आपको पता होना चाहिए कि अल्क किसको कहते हैं।
इसके अलावा एन के माने होते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन कहते हैं, या एन कहा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इन द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड जब नहीं रहे तब इस्तेमाल करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वी कैन यूज वर्ड एन। चलो अब सवाल उठा, इन किसको कहते हैं? तो बेटा इन का मतलब होता है वन डबल बॉन्ड। वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड को इन कहेंगे। मीन्स दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इन, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इन। अब यहीं पे थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर भी सिखाता चलता हूं तुमको। इस पूरे को कार्बन कार्बन के बीच के इस डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। अब सुनो, कितने कार्बन हैं? दो। दो कार्बन के लिए मैंने क्या अल्क यूज किया था? तो अल्क यूज किया था इथ। तो पहले आपको नोमेनक्लेचर में कार्बन का नंबर लिखना होता है, बाद में नेचर ऑफ बॉन्ड लिखना होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है। बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला है तो इन, दिस इज इथीन। फॉर्मूला भी साथ साथ बताया था मैंने, दो कार्बन है तो C2, और इन के लिए बताया था आपको क्या करना है, डबल कर देना है, CnH2n। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, यहां से बन सकता है। बनेगा कैसे? आपको मालूम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ था, दो कार्बन के लिए इथ वर्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन। कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी तो हमेशा शो करेगा, कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। तो कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं इस कार्बन के साथ? 2। कितने और बनाने बाकी हैं? 2। तो बाकी जो 2 हैं वो सब सिंगल सिंगल हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 बॉन्ड बनाए हुआ, आप कितना बनाएगा बेटा? 2 और। तो अब ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। क्या हम लोग ये कह सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है। इसका क्या है भाई? sp2। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2 3। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2 3। टोटल सिग्मा कितना है? 1 2 3 4 5, 2 2 4 प्लस 1 5। हर कार्बन ने 3 3 बनाए हैं, लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो टोटल में जब काउंट होगा तो ये एक ही बार होगा। पाई बॉन्ड कितना है? 1। तो हम लोग डिग्री बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, कुछ भी बता सकते हैं। तो ये बहरहाल स्ट्रक्चर हो गया। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम लोगों ने अल्केन को भी डिस्कस किया था, तो मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड ये नहीं बताया मैंने कार्बन कार्बन के बीच में, मगर ये ज़रूर बताया कि अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो तो एन लिखते हैं। तो मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ ना कि 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन है तो इथ। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं, मल्टीपल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, खाली सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, खाली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन। मल्टीपल बॉन्ड दिख जाता तो वही उसी का नाम लिख देते। जैसे यहाँ मल्टीपल बॉन्ड दिख गया तो नाम लिख दिया इन, क्योंकि इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो ये इथेन था भाई। अब चलो फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। इतना तो पता चल गया कि 2 कार्बन है तो C2। हाइड्रोजन कितना है? इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी के लिए अभी 3 और हाइड्रोजन आने हैं, तब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी 3 और आने हैं, मतलब 6। क्या लग रहा है? दुगुना करके 2 ज़्यादा। अल्केन का फॉर्मूला ये था, ट्वाइस करके 2 बढ़ा दो बेटा। तो इसका मतलब CH3 वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया। चलो उसी तरीके से मुझे ये एक नाम और बताया जाए। मान लो ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं इसमें? तो जवाब होगा 3 कार्बन। इसका नाम बताइए ज़रा और फॉर्मूला बताइए।
उसी तरीके से इसका नाम और फॉर्मूला, इसका नाम और फॉर्मूला। तो ज़रा देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3, 3 मीन्स प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहा गया है। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यानी कुल मिलाकर पूरे मॉलिक्यूल में देखो तो तुमको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड तो देखेंगे ही नहीं, देखेंगे सिंगल बॉन्ड कब देखते हैं, जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का जब एब्सेंस रहता है तब देखते हैं। यहाँ पर तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप सिंगल बॉन्ड सोचेंगे ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से नाम रखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से नाम रखाएगा ईन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का नाम ईन था। 1 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के एक डबल बॉन्ड के नाम को ईन कहेंगे। तो ये बन गया बेटा प्रोपीन। एकदम आराम से नोमेनक्लेचर हो रहा है। चलो स्ट्रक्चर बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। 3 कार्बन, चूंकि प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 6 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6। निकालना चाहते हैं निकालें। अब निकालेंगे कैसे, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था, 1 बनाया हुआ है, यानी बाकी 3 हाइड्रोजन के मदद से, तो 3 हाइड्रोजन आ गए। इसने टोटल 3 बॉन्ड बना रखा है तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसने अभी तक 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, 2 और बनाना है, तो 2 1 3 और 3 6। इसका नाम बोलो, 1 2 3 कार्बन, दिस इज प्रोप। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं, एन लगा दो। मल्टीपल बॉन्ड होते तो मल्टीपल बॉन्ड का नाम, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दो बेटा। तो क्या हो गया, प्रोपेन। चलो फॉर्मूला बताता हूं, C3, चूंकि प्रोप देखकर 3 कार्बन लिख दिया, 3 कार्बन को ही प्रोप कहते हैं। अब चलो, इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 1, बनाना कितना था 4, कितने की कमी 3 की। इसने कितने बनाए 2, बनाना कितना था 4, कितने की कमी 2 की। इसने कितने बनाए 1, बनाना कितना था 4, कितने की कमी 3 की। 3 3 6 2 8, 2 गुने से 2 ज़्यादा। कोर्स में हमारे ये नहीं है, फिर भी बताता हूँ आपको समझने के लिए। कितने कार्बन 3, नाम क्या हो गया, प्रोप। कितने डबल बॉन्ड, कितने मल्टीपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। 1 डबल बॉन्ड का नाम ईन है। सिर्फ 1 डबल बॉन्ड होता तो ईन नाम लिख देते, जैसे यहां लिख दिया था 1 डबल बॉन्ड का नाम ईन है। लेकिन आप मल्टीपल बॉन्ड को लिखते ही लिखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिंगल बॉन्ड का नाम आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे यहां सिंगल डबल दोनों था, हमने नाम किसका लिखा, डबल का लिखा, हमने सिंगल का नाम नहीं लिखा। यहां पर भी हमने सिंगल का नाम नहीं लिखा। अब बताओ सिंगल कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ डबल दिख रहा है। सिंगल है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम, हाइड्रोजन वाला इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और मल्टीपल बॉन्ड जब आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते, सिर्फ 2 कार्बन का नाम लिखा इथ, बीच के बॉन्ड का नाम लिख दिया ईन, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते। इसलिए हाइड्रोजन दिखलाओ चाहे ना दिखलाओ, ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, फॉर्मूले में आया है। आप चाहो तो स्ट्रक्चर में दिखला सकते हो, नहीं दिखला सकते हो, मर्जी है। तो शॉर्टकट में जनरली हाइड्रोकार्बन में हम लोग कार्बन को ही कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड है, तब क्या करें, कुछ नहीं, सीधे लिख दो डाईन। ये भी ईन, ये भी ईन, 2 ईन डाईन, 2 ईन मीन्स डाईन। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 1 ईन होता तो कार्बन को गिनकर 2 गुना कर देते कि चल भाई 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन। अब आपको नहीं दिख रहा तो तरीका क्या है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 और हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 और हाइड्रोजन आएगा। ये कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, इधर भी 2 इधर भी 2, बिल्कुल एनिलीन वाला केस है, क्यूमलीन वाला केस है। तो इसे हम लोग एक भी हाइड्रोजन नहीं दिखलाएंगे, तो C3H4। इसी तरीके से आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ये मानकर चलें कि सारा का सारा कार्बन है, ये कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन बीच में सिंगल, फिर ये कार्बन बीच में डबल, फिर कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल। इसका नाम क्या होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन हम लिख चुके हैं।
वन डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा सबको कंसीडर करना। आइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइन? तो आइन का मतलब होता है वन ट्रिपल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, वन ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन है। जैसे दिस ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड आइन। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, दो कार्बन है तो इथ, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से नाम रख दिया आइन। डबल होता तो इन लिखता, ट्रिपल है तो आइन लिखूंगा। चलो फॉर्मूला ही बता देता हूं, दो कार्बन तो होगा ही इथ की वजह से। हाइड्रोजन या तो अगर आइन का याद है दो गुना करके दो कम कर दो, तो दो का दो गुना चार, चार में से दो गया दो, या फिर फॉर्मूला देख लो, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए, एक और बनाना है, इस कार्बन ने तीन बनाए, एक और बनाना है, तो इस हिसाब से दो हाइड्रोजन। बोलो, तो इसी तरीके से यही बना देता हूं मैं। इसका नाम क्या हो गया? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन प्रोप, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आइन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन ब्यूट, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आइन। यहाँ कार्बन का नंबर 4, यहाँ कार्बन का नंबर 3, दो गुना करो, 3 दूनी 6, दो कम कर दो 4, 4 का दुगुना करो 8, दो कम कर दो 6। चेक भी कर लो, इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड बना है। इसको एक भी नहीं चाहिए क्योंकि इस कार्बन ने इधर बनाया सिंगल बॉन्ड, इधर बनाया ट्रिपल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड। इस कार्बन ने इसी तरफ बनाया है 3, तो एक इसको चाहिए, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर में आते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इधर 1, इधर 3, इधर 3, इधर 1, इसने भी 4, इसने भी 4, टोटल 6। तो या तो फॉर्मूला याद हो तो वहाँ से बना लो। तो इसका नाम आप सोचिए, इस क्वेश्चन को मैंने दिया था तो आपने उम्मीद है बना लिया होगा। आपको करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले कार्बन गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का रूट वर्ड या अल्क है हेक्स। एक कार्बन होता तो मिथ, 2 होता तो इथ, 3 होता तो प्रोप, 4 होता तो ब्यूट, 5 था तो पेंट, 6 है तो हेक्स। अब आपको देखना है, एक डबल बॉन्ड का नाम इन है, 2 डबल बॉन्ड का नाम डाई इन है, 3 डबल बॉन्ड का नाम ट्राई इन, हेक्स ट्राई इन, ये नाम हो गया इसका, हेक्स ट्राई इन। अभी आप अपने लेवल पर इतना जाने यही बहुत है, हेक्स ट्राई इन। 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है, यानी 2 कार्बनों के बीच में ऐसा 3 जगह आया होगा जहां डबल बॉन्ड है, तो हेक्स ट्राई इन। चलिए अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हेक्स से इतना तो समझ में आ गया था कि टोटल कार्बन 6 है। अब हमें लिखना है तो तरीका क्या है सुनिए, इस कार्बन ने क्या 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 की कमी है हाइड्रोजन। इस कार्बन ने बेटा 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 हाइड्रोजन। इसने भी 3 बॉन्ड बना लिया, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन। इसने भी 3 बना लिए, 1 हाइड्रोजन। इसने भी 3 बना लिए, 1 हाइड्रोजन। इसने 2 बनाए, 2 हाइड्रोजन। 2 2 4 5 6 7 8, कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का नंबर 8। इसका नाम बताओ चलो, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, 5 मीन्स पेंट यानी 5 कार्बन। हाइड्रोजन अभी पता नहीं, नाम सोचो। सिंगल बॉन्ड का नाम तो लिखते ही नहीं है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गया है, मल्टीपल बॉन्ड के प्रेजेंस में सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते। अगर खाली डबल होता तो इन लिखते,
2 डबल होता डाईन, 3 डबल होता ट्राइन, खाली ट्रिपल होता तो आइन लिखते। लेकिन अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे बेटा इन आइन। डबल बॉन्ड का नाम इन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, याद रखना हमेशा। तो इन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड। इसको लिखने का तरीका अल्फाबेटिकली है, पहले आपको इन लिखना है, बाद में आपको आइन लिखना है, क्योंकि ABCD में पहले ई आता है फिर वाई आता है, तो पहले आपको इन फिर आपको आइन लिखना है। यानी डबल ट्रिपल जब दोनों आ जाए तो आपको दोनों नाम लिखने हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हैं, दोनों के दोनों ओलिफिन है, या दोनों के दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, और आपको मल्टीपल बॉन्ड का नाम लेना ही लेना है। तो ये बहुत आसान नोमेनक्लेचर हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 पेंट इन आइन। अब लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया, 3 + 1 4। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन। 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। दिस इज द फॉर्मूला C5H6। तो इसी पर बेस्ड हम अब कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं, उस स्ट्रक्चर का आपको नाम बताना है। मैंने सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई है कि अल्क के माने क्या होते हैं, उसके अलावा इन का मतलब 1 डबल बॉन्ड, आइन का मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड। जब कुछ भी ना रहे, खाली सिंगल बॉन्ड रहे तो एन लिखेंगे। चलो ये 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो आसानी से कर लेंगे। 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड इसलिए। 1 2 3 4 5 पेंटेन। 1 2 3 4 ब्यूट, एक जगह डबल बॉन्ड इन। 1 2 3 4 ब्यूट, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आइन। 1 2 3 क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन। रिंग अगर रहे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले रिंग के बिना कार्बनों को गिन लो और बॉन्ड देख लो। वही कर रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर में भी वही करना है, क्लोज में भी वही। सारे कार्बनों को काउंट कर लो, सारे कार्बनों को काउंट करने के बाद देख लो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। अगर ओपन है तो छोड़ देंगे, अगर क्लोज्ड है तो नाम के आगे में साइक्लो जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, दीज आर द एलिफैटिक। एलिफैटिक में भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओलिफिन, अल्कीन, अल्काइन वाला केस। खैर यहाँ आते हैं, फिर वही काम, आपको क्लोज सोचना ही नहीं है, आपको सोचना है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सारे वर्टेक्स कार्बन होते हैं। 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है इन, रिंग दिख रहा है साइक्लो।
दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटीन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। रिंग दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, दिस इज कॉल्ड पेंट। 1 ट्रिपल, 2 ट्रिपल, 2 ट्रिपल के लिए डाई आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड ब्यूट। डबल डबल डाई इन, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। डबल डबल डाई इन, साथ में रिंग दिख रहा है साइक्लो। देख ले, काफी आसान। फॉर्मूला बताता हूँ। फार्मूला तो निकालना आसान। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, या तो गिन लो 1 2 3 4, 4 कार्बन। उसके बाद इसको ज़रूरत है 3 की, इसको ज़रूरत है 2 की, इसको ज़रूरत है 2 की, इसको ज़रूरत है 3 की। 3 2 5 5 10, 1 2 3 4 5 C5। इसने 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बनाए 2 हाइड्रोजन, इसने 2 बनाए 2 हाइड्रोजन, 2 बनाए 2 हाइड्रोजन, 3 3 2 5 3 2 5 12। अल्केन था, 2 गुना करके आप 2 जोड़ सकते थे। यहां पर देखें 2 बॉन्ड बना रहा है 2 और, इसने 3 बना दिए हैं 2 1 3, इसको 1 की और ज़रूरत है। इसने 2 बनाए हैं 2 की और ज़रूरत, इसने 1 बनाए हैं 3 की और ज़रूरत। तो स्ट्रक्चर से खुद ब खुद फार्मूला आप बना सकते हैं। आप देख लें 3 2 5 5 1 6 6 और 2 8, यानी C4H8। जो ये कार्बन तो 4 ही है, ब्यूट लिखा हुआ है, कार्बन तो 4 ही है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखना है, यहाँ पे ज़रूरत 3 की, यहाँ पे ज़रूरत 2 की, यहाँ पे ज़रूरत 1 की, यहाँ पर एक भी नहीं, एक भी नहीं, 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 1 3 और 3 6। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। मैं एक साइक्लिक वाला बता देता हूँ। इसको 2 2 की ज़रूरत, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए 2 की ज़रूरत, इसने भी 2 बनाए 2 की ज़रूरत, यानी कार्बन 3 हाइड्रोजन 6। चलो इसका देखो, इसने 3 बॉन्ड बना लिए बेटा, 1 इधर 2 इधर, 3 बनाए तो 1 की ज़रूरत, इसने बनाए 2 और 1 3, 1 की ज़रूरत, इसने बनाए 2 2 की ज़रूरत, इसने बनाए 2 2 की ज़रूरत, यानी C4H 2 2 4 2 6। तो फार्मूला खुद ब खुद निकलता है। अगर आपने फार्मूला नहीं भी याद किया है तो इसका देख लेते हैं। 6 कार्बन, इसको 2 की ज़रूरत, इसको भी 2 की ज़रूरत, इसको भी 2 2 2 2, यानी 12। चलो देख लो, सारे के सारे कार्बन ने 2 2 बॉन्ड बनाए। यहाँ पर आओ, 3 1 की ज़रूरत, इसने 4 कर लिया, 3 इधर 1 इधर, इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं 2 और, 1 3 4 हो गया। इसका देखेंगे 1, तो 2 और 2 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना 5, सॉरी हाइड्रोजन 4 कार्बन 5, कार्बन इज़ 5 हाइड्रोजन इज़ 4। इसका देखो बेटा 1 2 3 4, कार्बन इज़ 4, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत, यहाँ 3 है तो 1 की ज़रूरत, 3 है तो 1 की ज़रूरत, 2 है तो 2 की ज़रूरत, 2 1 3 2 1 3 3 3 6। यहाँ 2 हैं 2 की ज़रूरत, यहाँ 3 हो गए, 1 इधर 2 इधर, 3 हो गया तो 1 की ज़रूरत, 1 इधर 2 उधर, 3 हो गया तो 1 की ज़रूरत, 2 की ज़रूरत, 1 की ज़रूरत, 1 की ज़रूरत। तो 2 2 4 5 6 7 8, कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 8। तो कार्बन हाइड्रोजन का नंबर बहुत आसानी से निकल सकता है और नाम भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज देखा आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मैंने जानबूझकर अभी बेंजीन वाला पार्ट नहीं लिया है, यानी एरोमेटिक। हम लोगों ने लिया ओपन स्ट्रक्चर जिसका नाम एसाइक्लिक या एलिफैटिक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। फिर उसी तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने वो वाला पार्ट लिया जो एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रिंग वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। और उसके नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम पढ़ाया आपको। अल का आपको याद होना चाहिए, यानी कार्बनों को गिनिए, कार्बन को गिन के लिख दीजिए। रिंग है तो आगे में साइक्लो लगा दीजिए, रिंग नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच का आपको बॉन्ड देखना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड है तो इन लिखिए, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन लिखेंगे।
अगर डबल और ट्रिपल दोनों है तो दोनों का नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, पहले ईन फिर आइन। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप कार्बन का टेट्रावैलेंसी ध्यान में रखें। कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड बन चुके हैं, अब देखिएगा टेट्रावैलेंसी में और कितने बॉन्ड बनाना बाकी रह गए हैं। जो बॉन्ड बनाने बाकी रह गए हैं वो हाइड्रोजन से पूरा किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो आपका नोमेनक्लेचर बड़ा आसान हो जाएगा। सिंपल सिंपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन, यानी टोटल हम लोगों ने 6 टाइप पढ़ लिए। 3 एसाइक्लिक और 3 हम लोगों ने पढ़ा है एलिसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।